Hello, dear students. I welcome you all to another masterclass series with us here at Sparkle. And today we will be covering two very important chapters, which is cell, the unit of life, and cell cycle and division. So we will be discussing questions जो कि NEET relevant है. Okay. So let us begin with our session and let us look at the concepts which are very, very important for your upcoming NEET exams. So let's start. Okay. So the first question that we will be discussing today is here on your screen. So the first question is assertion and region type of question. So the assertion here says mitochondria can synthesize some of its own proteins. So now this statement is absolutely true, beta. And how come you might wonder how come a cell organelle is able to produce its own protein? See, mitochondria are chloroplast, दो ऐसे cell organelles हैं बेटा जो कि semi autonomous हैं. Now, what do you mean by semi autonomous cell organelle? देखो क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको उनका खुद का जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलेगा. दे पोजेस डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, दे हैव डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर एंड दे हैव 70s राइबोसोम्स. सो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आपको 70s राइबोसोम दिखेगा, आपको उसका जेनेटिक कंटेंट भी देखने को मिलेगा. तो इसीलिए दे आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स. ओके. नाउ रीजन बोलता है, इसका रीजन ये है बिकॉज बोथ मैट्रिक्स एंड इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया हैव एंजाइम्स. अब देखो ये रीजन जो है ना, ये स्टेटमेंट रीजन वाली, ये तो ट्रू है. मैट्रिक्स में भी आपके टीसीए साइकिल, जिसे आप क्रेब साइकिल भी बोलते हो, उनके एंजाइम्स प्रेजेंट है. इवन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलता है, वहां पे भी एंजाइम्स का प्रेजेंस है. बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. माइटोकॉन्ड्रिया अपने खुद के प्रोटीन्स इसलिए बना पाता है बिकॉज इट हैज इट्स ओन डीएनए एंड 70s राइबोसोम है जो कि ट्रांसलेशन में हेल्प करता है. सो मेरा करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा, बोथ assertion and region are true but region is not the correct explanation of assertion. Is it clear? Let us move on to the next question. Okay. Which of the following stage lasts for many years in oocytes of some vertebrates? Now, कुछ वर्टिब्रेट्स जैसे कि आपके एम्फीबियंस हैं, आपके मैमल्स हैं, इन केसेस में ना बेटा डिप्लोटीन स्टेज में आपके oocytes they can stay there for like years, many years. ओके, सो ये एक फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है. एंड लेट मी टेल यू कि इस टॉपिक से प्रोफेज 1 से नीट में पिछले 5 साल में अगर आप देखोगे तो काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. हर साल एक क्वेश्चन तो होता ही होता है. सो यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट दिस टॉपिक. प्रोफेज 1 के जो सब स्टेजेस हैं, चाहे आपका लेप्टोटीन है, जाइगोटीन है, pectin है, डिप्लोटीन है, डाइकाइनेसिस है. So you must be very much aware and clear about these concepts over here. Okay, let us move on to the next question. Okay. Disappearance of nucleolus, Golgi body and ER begins in. Now, disappearance of these cell organelles start कब हो रही हैं? So these starts at the beginning of at the end of prophase. ओके, सो बाय द एंड जब प्रोफेज खत्म हो जाता है, ये सारे सेल ऑर्गेनलीज जो है वो डिसअपियर हो जाते हैं बिकॉज मेटाफेज में हमें कंडेंस्ड क्रोमोसोम को मेटाफिजिक प्लेट पे लेके आना है. सो जो सेल है वो ये सारे सेल ऑर्गेनलीज डिसअपियर कर देता है. सो रिमेंबर, प्रोफेज में ये सारे सेल ऑर्गेनलीज डिसअपियर हो जाते हैं. व्हाट हैपेंस इन मेटाफेज? मेटाफेज में आप क्या देखोगे, यहाँ पे क्रोमोसोम्स अलाइन होते हैं. कहां पर? दे अलाइन अलोंग द इक्वेटर. ओके. एंड एनाफेज में आपके जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये स्प्लिट हो जाएंगे सेंट्रोमियर से एंड द क्रोमैटिड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल. टेलोफेज में आपके क्रोमैटिड्स जो है वो वापस से क्रोमोसोम के फॉर्म में अपीयर करने लग जाते हैं. ओके, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. A true and false type of question. So here the question says state true or false for the given statements which are given below. First statement is onion peel has a distinct cell wall. Yes, it is a plant cell and that's why it has a proper distinct cell wall in it. Second statement, the cytoplasm is the main arena, the main site of cellular activities in both animal cell and plant cells. Absolutely correct.
साइटोप्लाज्म आपका चाहे प्रोकैरियोटिक सेल में हो, चाहे यूकैरियोटिक सेल में हो, it is the main site where all the metabolic reactions, most of the metabolic reactions are going to take place in a cell. Let's look at the third option. Microbodies are membrane bound cell organelles. Yes, microbodies आपके membrane bound structures होते हैं. They are single membrane bound structures which are present, which are found in eukaryotic cells. Okay. Fourth statement, mycoplasma is only 0.3 micrometer in length. Yes, mycoplasma आपका smallest cell के category में देखा जाता है, which is nearly 0.3 micrometers in length. So जितने भी मेरे statement है यहाँ पे वो सारे के सारे क्या हैं? True हैं. Okay? क्लियर सो जो आपके ट्रू एंड फॉल्स लाइक के क्वेश्चंस है इनमें आपके सेल के चैप्टर में से किसी भी सब टॉपिक से स्टेटमेंट्स लाके यहाँ डाली जा सकती है सो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट ऑल द कॉन्सेप्ट्स व्हिच आर देयर इन दिस चैप्टर क्लियर लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन okay next question says talks about interkinesis okay so it says interkinesis is a stage between so interkinesis क्या होता है बेटा जब मियोसिस में आपका दो स्टेजेस होते हैं मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 मियोसिस 1 का एंड स्टेज इज टेलोफेज 1 एंड मियोसिस 2 का जो बिगिनिंग स्टेज है इट इज प्रोफेज 2 तो जब जो डायड ऑफ सेल्स जो टेलोफेज 1 के एंड में बनते हैं व्हेन दे एंटर मियोसिस 2 का साइकिल दैट इज प्रोफेज 2 इसके बीच में एक छोटा सा गैप आता है जिसे इंटरकाइनेसिस बोलते हैं सो इट इज अ स्टेज बिटवीन टेलोफेज 1 एंड प्रोफेज 2 तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है बेटा इंटरकाइनेसिस पे जिस पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है इज दैट कि इस स्टेज में देयर इज नो डीएनए रेप्लिकेशन टेकिंग प्लेस डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ पे दोबारा से नहीं होता नो डीएनए रेप्लिकेशन ऑकर ड्यूरिंग दिस स्टेज दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर अपार्ट फ्रॉम दिस कि इंटरकाइनेसिस कहाँ पे होता है क्लियर लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ओके The given figure, one pair of homologous chromosome is shown. Here, crossing over will take place between. Now, यहाँ पे बेटा आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि ये जो दो क्रोमोसोम्स दिखा रखे हैं ये होमोलोगस क्रोमोसोम है होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब वो दो क्रोमोसोम्स जिन पे सेम लोकस पे जीन सिचुएटेड है एग्जैक्टली सेम ओके now यहाँ पे अगर आप देखोगे ये दोनों जो होमोलोगस क्रोमोसोम है यहाँ पे अगर मैं इन क्रोमैटिड्स की बात करूं तो ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं and these two are also C and D they are also sister chromatids okay but if I talk about B and C ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स नहीं है बेटा these are non sister chromatids of homologous chromosome yes homologous chromosome so remember आपका जब भी क्रॉसिंग ओवर होगा रिकॉम्बिनेशन होगा आपका मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में देन क्रॉसिंग ओवर विल ओनली टेक प्लेस बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स तो यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्रॉसिंग ओवर किन के बीच में होगा क्या ए एंड बी के बीच में होगा एब्सोल्युटली नॉट बिकॉज दीज आर सिस्टर क्रोमैटिड्स सेम क्रोमोसोम के आपके ये रेप्लिकेटेड क्रोमैटिड्स हैं तो इनके बीच में कभी भी क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन टाइप का सिचुएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा ओके बी एंड सी यस दीज आर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम तो आपको यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता हुआ दिखेगा इफ आई टॉक अबाउट सी एंड डी नो दीज आर अगेन सिस्टर क्रोमैटिड्स तो यहाँ पर भी आपको क्रॉसिंग ओवर होता हुआ नहीं दिखेगा क्लियर डेफिनेटली ये आपके जो आप ये होमोलोगस क्रोमोसोम का जो सेट देख रहे हो दे विल फॉर्म अ बाइवेलेंट दे विल फॉर्म अ टेट्राड ठीक है एंड तब उसके अंदर आपको क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलेगा क्लियर लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ओके वी हैव अ मैच टू कॉलम टाइप ऑफ क्वेश्चन नाउ जहां पे आपको जो आपके सेल साइकिल के अंदर आप सेल डिवीजन के अंदर स्टेजेस देखते हो वो यहाँ पे मेंशन है सो फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट एस फेज इज सिंथेसिस फेज यहाँ पे आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट काम हो रहा होता है ठीक है सो देयर इज सबसे इंपॉर्टेंट तो डीएनए रेप्लिकेशन होता है इसके साथ साथ अगर अपन एनिमल्स की बात करें तो वहां पे सेंट्रियोल डुप्लीकेशन भी होता है ओके सो सेंट्रियोल डुप्लीकेशन कहाँ पे
होगा साइटोप्लाज्म के अंदर। रिमेंबर, डीएनए रेप्लिकेशन आपका न्यूक्लियस के अंदर होगा ड्यूरिंग एस फेज। ओके, सेकेंड G2 phase, what happens in G2 phase is formation of tubulin protein synthesis. Okay, क्यों होता है ये? बिकॉज अभी सेल डिवीजन में जाएगा, एम फेज में जाएगा, सो इट हैज टू फॉर्म स्पिंडल फाइबर्स, तो उसके लिए ट्यूबुलिन प्रोटीन्स बनाने की रिक्वायरमेंट होती है। G1 फेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बेटा डुप्लीकेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनली इस स्टेज में हो जाता है। एंड इफ आई टॉक अबाउट एम फेज, सो एम फेज के अंदर आपका एक्चुअल सेल डिवीजन होता है। इसीलिए एनसीईआरटी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया हुआ है दैट एम फेज इज द मोस्ट ड्रामेटिक फेज, जहां पे आप एक्चुअली कैरियोकाइनेसिस देखोगे, अल्टीमेटली साइटोकाइनेसिस होगा। सो एम फेज इज एक्चुअल सेल डिवीजन स्टेज। Clear? So correct option here would be option number A2, B3, option number C. Okay. Let us move on to the next question. Select the odd one out with respect to functions of mesosomes. Okay, so mesosomes क्या है बेटा? Mesosome एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है जो कि आपको प्रोकैरियोट्स के अंदर देखने को मिलता है। Now, what is the purpose of mesosome and how it is formed? Mesosomes are basically the extensions of plasma membrane, okay, which is there in case of prokaryotes. काम क्या करते हैं बेटा ये? सबसे पहले तो अगर आप देखोगे, यस दे डू हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, बिल्कुल ठीक है। अगर आप सेकंड देखोगे, दे हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल्स, एब्सोल्युटली करेक्ट। दीज आर ऑल स्टेटमेंट्स मेंशन्ड इन एनसीईआरटी। डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है मेसोसोम, डॉटर सेल के डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है। दे हेल्प इन रेस्पिरेशन एंड सिक्रीशन प्रोसेसेस। यस, मेसोसोम्स जो होते हैं वो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है उनमें रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं। And if I talk about option D, they decrease the surface area of plasma membrane. No, but these are so extensions. They will increase the surface area of plasma membrane, not decrease. So odd one out अपना statement क्या हो जाएगा? Option D. Clear? So mesosomes के सारे functions आपको याद रखने हैं जो NCERT में mentioned है. Clear? Let us move on to the next question. Okay. Statement based questions which are being asked in NEET these days. So एक एक करके अपन ये सारी statements देखते हैं बेटा. How many of the following statements are correct? So we are supposed to find out the correct options over here. The cell wall of a young plant is capable of growth. Okay. Definitely it is capable of growth because young plant में आपका primary cell wall होता है and which can grow up to a certain limit. Second statement, secondary cell wall holds or glues the different neighboring cells together. No, secondary cell wall glue नहीं करता बेटा. It is the middle lamella जो कि those different adjacent cells को glue करता है. So it's the middle lamella. Okay. Third statement, middle lamella is formed on the inner side of the plant cell. No. अगर आप दो प्लांट सेल देखोगे बेटा तो दो प्लांट सेल के बीच में आपको मिडिल लैमेला देखने को मिलेगा। सो ये इनर साइड में नहीं है, बेसिकली तो आउटर साइड में है। ओके, सो ये भी अपना स्टेटमेंट गलत होता है। If I talk about the last statement, the cell wall and middle lamella may be traversed by plasmodesmata, which connects the cytoplasm of neighboring cells. Yes, जो आपके प्लाज्मोडेस्मेटा होते हैं बेटा, ये आपके एडजेसेंट सेल्स को कनेक्ट करते हैं. This statement is true. So if I talk about how many statements are correct over here, so two statements are correct and the other two are incorrect statements. Clear? Let us move on to the next question. Okay. Again, a true and false type of question. Identify the following statement as true or false. So the first statement says in plant cells, the vacuoles can occupy up to 90% of the volume of the cell. Yes, in plant cells, maximum space, maximum area is being occupied by the vacuole, the sap vacuole. Okay, so this is a true statement. Second, the mitochondrial matrix contain enzymes for TCA cycle. Yes. Now, what is a TCA cycle? If I talk about TCA cycle, ये आप
इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोल सकते हैं, आप इसको क्रेब साइकिल भी बोल सकते हैं। सो क्रेब साइकिल आपका मैट्रिक्स के अंदर होता है, तो जितने भी एंजाइम्स आपके टीसीए साइकिल में एसोसिएटेड है वो आपको मैट्रिक्स में मिलते हैं और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में भी देखने को मिलते हैं। सो दिस इज अगेन इज अ ट्रू स्टेटमेंट। इफ आई टॉक अबाउट द थर्ड स्टेटमेंट, राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ आरआरएनए एंड प्रोटीन। यस, इसीलिए राइबोसोम को हम राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स भी बोल सकते हैं। ओके, so all the statements which are given here are true. Let us move on to the next question. Okay, nucleolus. So nucleolus क्या होता है बेटा? See, nucleolus आपका यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर देखने को मिलता है। जो फर्स्ट ऑप्शन है इट सेज कि इट इज फाउंडेड ऑन लिविंग सेल्स। नो, प्रोकैरियोट्स के अंदर आपको न्यूक्लियोलस देखने को नहीं मिलता। वहां पे आपको जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियोइड के फॉर्म में देखने को मिलता है, ना कि न्यूक्लियोलस। प्लीज डू नॉट कंफ्यूज बिटवीन दीज टू टर्म्स, दीज आर टू वेरी डिफरेंट टर्म्स। एक आपको प्रोकैरियोट में देखने को मिलता है, दूसरा आपको यूकैरियोट्स में देखने को मिलता है। सेकेंड ऑप्शन, is spherical structure present in the cytoplasm? No beta, it is present inside the nucleus in eukaryotes. So nucleus के अंदर present है। Third option, it is site for active ribosomal protein synthesis. Now here's the tricky question option over here. राइबोसोमल आरआरएनए का तो सिंथेसिस होता है न्यूक्लियोलस पे, बट प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता बेटा, ये आपका साइटोप्लाज्म में होगा। सो दैट इज व्हाई दिस ऑप्शन इज आल्सो इनकरेक्ट। ओके, लेट अस लुक एट द लास्ट ऑप्शन, इज नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। यस, दिस इज ट्रू। Nucleolus is not bounded by any membrane. It is continuous with the nucleoplasm. So आप न्यूक्लियस देखोगे, यहाँ पे आपका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट रहेगा and there you have the nucleolus. It is continuous. There's no membrane around it. Clear? Let us move on to the next question. Statement based questions. First statement says the Golgi apparatus modifies and packages material for delivery within or outside the cell. Yes, this is a correct statement. The functions of Golgi apparatus is to pack, to process, and to transport the substances inside the cell, and it can deliver it outside the cell also. If I talk about statement B, it says Golgi body is closely associated with the endoplasmic reticulum in structural as well as functional aspects. That is also true because these are endomembrane system and Golgi apparatus. They are part of endomembrane system. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में बेटा जितने भी आपके सेल ऑर्गेनलीज हैं, यू हैव 4 cell organelles. Endoplasmic reticulum, which constitutes of RER and SER. You have Golgi apparatus, you have lysosomes and vacuoles. So these are structurally and functionally they are connected. Okay. So here both the statements are correct. Okay. Let us move on to the next question. Cytoskeletons are involved in all of the given functions except. So here, if you see the functions of cytoskeleton, the first option says maintenance of shape of cell. Yes, that's a function of cytoskeleton. It provides mechanical support. It also provides motility to the cell. But if I talk about beta oxidation of fats, this is not performed by cytoskeleton. This you will see in mitochondria. So जो ये function है oxidation of fats, this is not uh, there in case of cytoplasm. So our correct option here would be option number C. Okay. Let us move on to the next question then. Here the question is asking you to arrange the sizes of the RBC, mycoplasma and bacteria in ascending order. सो इस क्वेश्चन के लिए बेटा सबसे पहले तो आपको डायमेंशंस पता होना चाहिए, साइज पता होना चाहिए, जो भी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है रिगार्डिंग आरबीसी, माइकोप्लाज्मा और बैक्टीरिया और एनी अदर सेल व्हिच इज मेंशन्ड, राइट? सो यहाँ पे अगर आप आरबीसी का साइज देखोगे, सो इट इज नियरली 7 माइक्रोमीटर्स। ह्यूमन एरिथ्रोसाइट जो होता है उसका डायमीटर इज नियरली 7 माइक्रोमीटर।
If I talk about mycoplasma, we just mentioned that it is the smallest cell which is there uh, in the nature. So इनका जो size होता है बेटा, it is nearly 0.3 micrometer, very very small, smaller, even smaller than bacteria. प्रोकैरियोटिक जो सेल्स नॉर्मल सेल्स होते हैं जनरली उनसे स्मॉल होता है. ऑफ कोर्स माइक्रोप्लाज्मा इज आल्सो प्रोकैरियोटिक सेल. इफ आई टॉक अबाउट बैक्टीरिया, सो बैक्टीरिया की जो टिपिकली साइज होती है बेटा, इट रेंजेस फ्रॉम 1 to 5 micrometer. So that is why we say that mycoplasma are even smaller than these bacteria. So अगर मुझे इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा, so RBC is the biggest, then you have the bacterial cells, and then you have the mycoplasma. So the correct option here would be option A. Yeah. Let us move on to the next question. All the following are true for metaphase except. Okay, so metaphagic stage जो होती है बेटा, वो आपके प्रोफेज के बाद आती है. Now what are the features which are taking place in case of prophase? जहाँ पे आपका क्रोमोसोम कंडेंसेशन बिगिन हो जाता है, आपका जो सेल ऑर्गेनेलीज है लाइक न्यूक्लियोलस, गोल्जी बॉडी, ये डिसअपियर होना चालू हो जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो जाता है. मेटाफेज जो होता है उसमें कंप्लीट कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम हो जाता है. दिस मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ मेटाफेज. दिस इज व्हाट एनसीईआरटी has mentioned in the paragraph. Okay, so condensation of chromosome, absolutely. Second option says spindle fiber attached to the disc shaped kinetochore structures. Yes, kinetochore जो है ये प्रोटीन डिस्क है जो कि आपके सेंट्रोमियर पे प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पर जो ये आपके काइनेटोकोर्स हैं इन पे स्पिंडल फाइबर्स आके अटैच करते हैं. So this is also true. If I talk about the third option, chromosomes align at the metaphasic plate. Absolutely, equator पे आपके सारे chromosomes आके align हो जाते हैं. Let us look at the last option. Chromosomes cluster at opposite poles and lose identity as discrete elements. Now, this particular feature is not taking place in metaphase. This is taking place during telophase, the last stage of karyokinesis during M phase. Okay, so this will be my correct option over here for this particular question. Is it clear? Let us move on to the next question then. Okay, again, assertion reasoning type of question. So the assertion here says meiosis introduces new combination of traits in the progeny. Yes, meiosis क्योंकि आपका गैमीट फॉर्मेशन होता है जहां पे क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है, सो रिकॉम्बिनेशन इंट्रोड्यूस होता है, जेनेटिक वेरिएशन आता है. बिल्कुल सही. ठीक है. रीजन इसका बोल रहे हैं इन जाइगोटीन स्टेज homologous chromosome pair to form bivalent and undergo crossing over. तो यहाँ पे बेटा जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखनी है कि जाइगोटीन स्टेज जो है वो प्रोफेज 1 का सेकेंड स्टेप है. तो यहाँ पे डेफिनेटली होमोलोगस क्रोमोसोम का जो होता है वो आपका पेयरिंग होता है, जिसे आप बाइवेलेंट बोलते हो या टेट्राड बोल रहे हो. बट रिमेंबर, जाइगोटीन स्टेज पे क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है. यहाँ पे सिर्फ साइनैप्सिस हुआ है, पेयरिंग हुआ है. क्रॉसिंग ओवर जो है दैट विल टेक प्लेस इन पैकेटिंग स्टेज. ओके, सो अगर मैं आपसे ऑप्शन देखूं यहाँ पे, तो assertion is true but reason is false. Clear? Let us move on to the next question then. So यहाँ पे अगर मैं बात करूं प्रोफेज 1 के सब स्टेजेस की, इनमें से किसी भी सब स्टेज पे बेटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ओके, अगेन आई एम एम्फसाइजिंग ऑन दिस, प्लीज उसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप कॉन्सेप्चुअली क्लियर करके इस कॉन्सेप्ट को याद रखें. Okay, so the question here says read the following statements about plastid. Okay, and they are asking about true and false statement over here. Amyloplast stores carbohydrates. Yes, amyloplast जो होता है बेटा, ये carbohydrate store करता है. Okay. Second statement, in chromoplast. So chromoplast मतलब जो क्रोमो से समझ ही आ रहा है कि it is sort of प्लास्टिड जो कलर स्टोर, पिगमेंट कहीं ना कहीं स्टोर हो रहे होंगे. ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है. फैट soluble pigments like carotene and xanthophylls are present. Yes, absolutely, this is again a correct statement.
If I talk about third statement over here, Aleuroplast stores oils in fat. Now this is an incorrect statement, beta. Why? Because एल्यूरोप्लास्ट जो होता है ना वो प्रोटीन्स स्टोर करता है. रिमेंबर, एल्यूरोन लेयर सराउंडिंग द एंडोस्पर्म जिनकी प्लॉइडी ट्रिप्लॉइड 3N होती है. सो अगर आप पूछोगे भाई ऑयल्स एंड फैट कहाँ स्टोर होता है मैम, सो दीज आर स्टोर्ड in another colorless plastid which is called ilioplast. Okay, so correct option would be option number B. Clear? Let us move on to the next question then. Okay, which of the given is not true for a tetrad? Okay, so what is a tetrad? अभी हमने देखा कि टेट्राड जो है वो जाइगोटीन स्टेज पर बन जाता है. क्लियरली विजिबल जो होता है वो पैकेटिन स्टेज में होता है. ठीक है. टेट्राड इज फॉर्म्ड बाय द पेयरिंग ऑफ टू homologous chromosome. And can you tell me how many chromatids are there in a tetrad? There are four chromatids: one, two, three, and four. But if I ask how many sister chromatids are there, so आपका आंसर होगा कि यहाँ पे एक क्रोमोसोम में दो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं एंड दूसरे क्रोमोसोम में ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं. क्लियर? सो बी वेरी केयरफुल विद द टर्मिनोलॉजीज ओवर हियर. सिस्टर क्रोमैटिड्स आपके सेम क्रोमोसोम के अंदर देखे जाते हैं जो रेप्लिकेट हो जाते हैं. ओके, एंड इफ आई टॉक अबाउट 2 and 3, so these 2 and 3 chromatids are non-sister chromatids of homologous chromosome. 1 and 4, they are also non-sister chromatids of homologous chromosome. Okay, so let us look at the options over here. First option says two chromosomes having same gene on similar loci. Yes, तभी उसे अपन homologous chromosome बोलते हैं. बिल्कुल सही, उन्हीं के बीच में आपका ये tetrad and bivalent formation होता है. Formed by a pair of chromosomes. Yes, it is formed by a pair of chromosomes. Option C, it contains four sister chromatids. No, not four sister chromatids. If the option would have mentioned it just contains four chromatids, तब आप इसे सही मार्क कर सकते थे. Okay, so इस question के according, this will be our correct option. Let us look at the last option over here also. Clearly visible in Pecketin stage, which is true. जो बाइवेलेंट टेट्राड है फॉर्मेशन जाइगोटीन से स्टार्ट हो जाता है बट इट इज क्लियरली विजिबल इन पेकेटिन स्टेज. क्लियर? लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, the member of RBC, the membrane of RBCs of humans have proteins and lipid content respectively in the ratio of. So यहाँ पे बेटा अगेन आपको ये मेमोराइज करके रखना पड़ेगा कि ह्यूमन एरिथ्रोसाइट पे जो आपका प्रोटीन है दैट इज 52% एंड लिपिड इज 40%. ओके, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Identify the wrongly matched pair. Okay. So the statement A here says rough endoplasmic reticulum, detoxification of drugs. Now, rough endoplasmic reticulum beta detoxification of drugs nahi karata. This is particularly done by smooth endoplasmic reticulum. Okay, smooth endoplasmic reticulum का function है कि वो detoxification करवाता है drugs का. Second option, so this here becomes our correct option. Second, let us look at the other options also. Smooth endoplasmic reticulum, specialized in the synthesis of lipids and steroid. Yes. RER क्या करता है बेटा? RER आपका प्रोटीन बनाने में, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है. Third option says present in the cells which are actively involved in protein synthesis and secretion. True. If I talk about option D, smooth endoplasmic reticulum associated with muscle contraction by release and uptake of calcium ions. Yes. इसीलिए यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोला जाता है. सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. So this is a specialized smooth endoplasmic reticulum in muscle cells. Clear? सो फंक्शंस आपको याद रखने हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चाहे वो आरईआर हो चाहे एसईआर हो. आपको ये भी याद रखना है कि आरईआर को आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बोलते हैं, बिकॉज इनके ऊपर आप प्रेजेंस देखते हो किनका, राइबोसोम्स का.
Now, can you tell me which type of ribosomes are present on this rough endoplasmic reticulum? Are they 70S or 80S? So याद रखना बेटा, these are 80S ribosomes, not 70S. माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में आपको 70S राइबोसोम देखने को मिलता है. यहाँ पर RER की मेम्ब्रेन पे या साइटोप्लाज्म में in case of eukaryotes you will see 80S ribosome. Clear? Let us move on to the next question. Okay. So question here says, again assertion reasoning type of question. Assertion says interphase is also called the resting phase. Yes, this is a correct statement. And why do we call it a resting phase? Because इंटरफेस स्टेज में बेटा कोई भी ऐसा डिवीजन नहीं हो रहा है, आपका कैरियोकाइनेसिस नहीं हो रहा है. सो अगर आप इसको कोई भी सेल जो इंटरफेस स्टेज में, इफ दे आर वॉच अंडर अ माइक्रोस्कोप, ऐसा लगता है कि जैसे सेल बिल्कुल रेस्टिंग स्टेज पे, सेल कुछ कर नहीं रहा है. बट क्या सेल एक्चुअली कुछ भी नहीं कर रहा? बिल्कुल गलत. सेल उस टाइम पे मेटाबॉलिकली एक्टिव है. रिमेंबर इंटरफेज में ही अब हम G1S और G2 फेज के बारे में पढ़ते हैं, जिनमें की सेल ऑर्गन रिलीज डुप्लीकेट हो रही होती है, डीएनए रेप्लिकेट हो रहा होता है, सेंट्रियोल बन रहा होता है, रेप्लिकेट कर रहा होता है. ओके, ट्यूबुलेंट प्रोटीन्स बन रहे हैं. तो सेल मेटाबॉलिकली इनएक्टिव नहीं है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है. सो यहाँ पे assertion तो ट्रू है बट रीजन इज कंप्लीटली फॉल्स. ओके, क्लियर? सेल is growing at that point, interface stage में भी. Okay, let us move on to the next question. Which stage of mitosis is best for studying morphology of chromosomes? Okay, so if I talk about morphology of chromosomes, that means आप माइक्रोस्कोप में बिल्कुल ही अच्छे तरीके से क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर देख पाओगे. सो ये आपको किस स्टेज में विजिबल होगा? जहां पर क्रोमोसोम्स कंप्लीटली हाईली कंडेंस स्टेज में आपको देखने को मिलेंगे, तभी आप उनकी मॉर्फोलॉजी अच्छे से देख पाओगे. सो जो गिवन ऑप्शंस हैं, अगर इनमें से मैं आपसे पूछूं कि भाई कौन सा स्टेज आपको ऐसा मिल रहा है इसमें जिसमें क्रोमोसोम्स आर हाईली कंडेंस्ड, सो द आंसर वुड बी मेटाफेज स्टेज. ओके, प्रोफेज में कंडेंसेशन चालू होता है बट दे आर कंप्लीटली कंडेंस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ मेटाफेज. ओके, सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर बी. Let us move on to the next question. A match the column type of question. Okay. सो फर्स्ट कॉलम में आपको मैच करना है मीजोसोम्स को. सो मीजोसोम्स वी हैव डिस्कस्ड, दीज आर एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, सो एंड पर्पस क्या है इनका? ऑफ कोर्स दे डू हेल्प इन रेस्पिरेशन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स. ओके, पिलाई की अगर आप बात करें तो व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स? दीज आर स्पेशल स्ट्रक्चर्स बेटा, जो कि इन्वॉल्व होते हैं डीएनए ट्रांसफर में बिटवीन टू बैक्टीरियल सेल्स. और जब आपका ये डीएनए ट्रांसफर होता है तो इसको एक टेक्निकल टर्म भी दिया जाता है, इसको बोलते हैं conjugation. So pili basically helps in conjugation. If I talk about fimbriae, what are fimbriae? These are small vessel like structures जो कि help करते हैं in attachment with the substratum of these bacterial cells. Okay, and if I talk about chromatophores, again chroma means color, something related to the pigments. So chromatophores are again extensions of plasma membrane in case of prokaryotes, and these structures, they contain pigment and they help in photosynthesis. Photosynthesis. Okay, let us move on to the next question. Cells remain metabolically active but longer proliferate in which phase or stage of cell cycle? Now cell cycle सुन के हमें लगता है कि सेल तो कंटिन्यूअसली जो है वो डिवाइड करेगा या एक सेल से दो डॉटर सेल्स बनाएगा. बट हमारे बॉडी में, ऑर्गेनिजम्स में ऐसे भी स्टेजेस होते हैं जहाँ पे अगर सेल एंटर कर जाए तो वो आगे सेल डिवीजन में नहीं बढ़ेगा. एंड इन ह्यूमन बॉडी देयर आर सर्टेन सेल्स, इफ आई टॉक अबाउट हार्ट सेल्स, नर्व सेल्स, जो कभी भी आगे सेल डिवीजन में नहीं बढ़ते. इन स्टेजेस को बोला जाता है जी नॉट स्टेज या फिर क्विसेंट स्टेज. सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं बेटा, ध्यान रखना, प्रोलिफरेट नहीं करते. दे डू नॉट डिवाइड फर्दर, ऑफ कोर्स, अनलेस एंड अनटिल दे आर कॉल्ड ऑन टू डू सो.
but they are metabolically active. Metabolism अभी भी हो रहा है उन cells में. They are live, living cells. Okay? Let us move on to the next question. Okay. The question says, in a Golgi body, the maturing phase is. So the first option says concave and called trans phase. Yes. So there are two phases in Golgi body. One is the receiving phase, the other one is the maturing phase. And in between, you have cisternae, which are interconnected. So there's a receiving phase and a maturing phase, which faces towards the plasma membrane. And the receiving phase, the convex phase or the cis phase, faces towards the endoplasmic reticulum. Okay. So let us look at the second option, not interconnected by cis phase. So this is not true. The maturing phase, all of these cisternae, they are basically interconnected with each other. Let us look at option 3. Receiving phase and receives vesicle from ER. No, maturing phase is this phase. This is maturing phase. It is facing towards the plasma membrane and not the ER, endoplasmic reticulum. Option D, convex and closely oppressed with ER. No, it is the concave phase. So the correct answer here would be option A. Clear? Let us move on to the next question then. Eukaryotic flagella and cilia are similar to each other as both. First statement, have n plus 2 organization of microtubules. Yes, this is a correct statement. Both cilia and flagella, they have 9 peripheral doublets of microtubule and 2 central microtubules. Second statement, are surrounded by membrane. Yes, they are surrounded by a membrane, and here you will have the 9 doublets of microtubules. 6, 7, 8, and 9. And this is where you will have the 2 central microtubules. So this outermost covering is of the plasma membrane. Third statement, helps in movement. Yes, both cilia and flagella, they help in movement of these eukaryotic cells. Fourth statement, they are hair-like outgrowth and work as oars. Now, this statement is true for cilia and not for flagella. So, this is not common between both of these things. So, if I talk about flagella, flagella are longer and they exhibit independent whip-like movement. So, here you will have only A, B, and C statements correct for this particular question. Yeah. So do remember the diagram which is related to cilia and flagella. Also remember the diagram of centrosome, centriole also. Diagram based questions में बेटा आपको इस टाइप के references देखने को मिल सकते हैं नीट में. Now let us move on to the next question. Select the incorrect statement with respect to isobrachial chromosome. What is isobrachial chromosome? This is basically a metacentric chromosome. Now, what is a metacentric chromosome? ये क्वेश्चंस बेटा नीट में पूछे गए हैं जिसमें मैच द कॉलम टाइप के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं या फिर आपको क्रोमोसोम का इमेज देके बोला जा सकता है कि बताओ किस टाइप का क्रोमोसोम है, इज इट मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक. सो यू मस्ट रिमेंबर, जब सेंट्रोमियर एकदम सेंटर में अलाइन होता है, दैट इज कॉल्ड अ मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम. ओके, नाउ यहाँ पे जो दोनों क्रोमोसोमल आर्म्स है, दीज आर एब्सोल्युटली इक्वल टू ईच अदर. अगर ये आर्म छोटे बड़े हो जाए तो छोटे वाले आर्म को हम पी आर्म बोलते हैं, द पेटीट आर्म, एंड जो लॉन्गर आर्म है उसको क्यू आर्म बोलते हैं. ओके, नाउ लेट अस लुक एट द ऑप्शंस. दे आर मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम. यस, दैट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट. The centromere is present at the center. Yes. The chromosomes have two equal arms. Yes, two equal arms are there. P arm is equal to Q arm in this particular situation. They appear L-shaped during anaphase. So anaphase में बेटा जब आपके chromatids opposite pole पे move करते हैं तो आपको ये metacentric chromosome L shape नहीं दिखते, V shape दिखते हैं, because both arms are equal. L shape कौन से chromosomes दिखेंगे फिर? L shapes आपको दिखते हैं सब मेटासेंट्रिक
chromosomes. So you can remember this also. अगर मैं बात करूं एक्रोसेंट्रिक की, they will appear J shaped. And if I talk about telocentric, जहां क्रोमोसोम एक सेंट्रोमियर जो है एकदम एंड पे प्रेजेंट है, they appear I shaped during anaphase. Okay, let us move on to the next question then. Which of the following statement is wrong about the component of cell that is the main arena for cellular activities? So the main arena, that means they're talking about cytoplasm. And what is cytoplasm? Cytoplasm is nothing but just the cytosol and cell organelles. Now remember, यहाँ पे आप न्यूक्लियस को इंक्लूड नहीं कर रहे. ओके, साइटोसॉल जो आपका लिक्विड सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है, जिसमें आपके न्यूक्लियस को छोड़ के बाकी सारे सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हैं, दैट इज योर साइटोप्लाज्म. सो इट इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. एब्सोल्युटली नॉट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं है. साइटोप्लाज्म में तो आपका जस्ट आउटर मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलेगी. ओके, it contains many cell organelles. Yes. It is a semi-fluid matrix. Yes. Various chemical reactions occur in it. That is why you are having these chemical metabolic cellular activities taking place in this cytoplasm. Clear? So the correct option here would be option A. Okay. So let us look at the next question then. Mycoplasma lacks. अभी हमने डिस्कस किया बेटा, जो माइकोप्लाज्मा होता है, इट इज द स्मॉलेस्ट, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट सेल दैट इज देयर ऑन इन आवर नेचर. इसकी साइज क्या थी? नियरली 0.3 माइक्रोमीटर. नाउ माइकोप्लाज्मा इज अ प्रोकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक सेल है तो बेटा यहाँ पे आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी. ओके, जेनेटिक मटेरियल डेफिनेटली देखने को मिलेगा. No membrane bound cell organelle. Yes, because these are prokaryotic cells. तो कोई भी membrane bound cell organelle नहीं है. अगर आप देखोगे सेल वॉल के बारे में, नाउ यू माइट फील कि प्रोकैरियोटिक सेल है मैम, सेल वॉल तो होना चाहिए. बट रिमेंबर, माइकोप्लाज्मा लैक्स सेल वॉल. देयर इज नो सेल वॉल इन केस ऑफ माइकोप्लाज्मा. And the other very important feature that you must remember for mycoplasma, जो जिस पे आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, are two important things. Okay, first one, they can survive without oxygen. They can survive without oxygen. This is the first point that you must remember. And the second is that they are pathogenic. They cause diseases in case of both animals as well as plants. So mycoplasma में apart from this point कि they lack cell wall, ये दो चीज भी आप याद रखना. Clear? Now let us move on to the next question. The bacterial envelope consists of 3 layers. Right? So now पहले अपन ये देखते हैं कि ये 3 लेयर होती क्या है, and then we'll see which layer is or are structurally similar to that of eukaryotes. So जो बैक्टीरियल एनवेलप होता है ना बेटा, इसमें 3 चीजें हैं. सबसे बाहर तो होता है आउटर मोस्ट, द आउटर ग्लाइकोकैलिक्स. ग्लाइकोकैलिक्स पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्लाइकोकैलिक्स कितने टाइप का है. तो इट इज स्लाइम शीट के फॉर्म में हो सकता है या कैप्सूल के फॉर्म में हो सकता है. ओके, सेकंड इज द मिडिल पार्ट. In middle you have the peptidoglycan cell wall, if I talk about the bacteria. And the innermost is plasma membrane. तो यहाँ पे ग्लाइकोकैलिक्स जो है ना बेटा, वो एक स्पेशल फीचर है जो बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलता है आपको. सेल वॉल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सेल वॉल बैक्टीरिया में इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन. अगर मैं बाकी ऑर्गेनिजम्स की बात करूं, जैसे प्लांट सेल है, तो यहाँ पे सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, पेक्टिन्स. ओके, इफ आई टॉक अबाउट फंजाई, तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन. सो डिफरेंट सेल वॉल है अगर मैं यूकैरियोट्स की बात करूं और प्रोकैरियोट्स की बात करूं तो. Now, if I look at the innermost layer, which is the plasma membrane, now this is composed of lipids, mainly of lipids and proteins. So यहाँ पे अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, so प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में ऑलमोस्ट
सिमिलर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर वुड बी ऑप्शन बी, द इनर मोस्ट लेयर. तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए था बेटा इस क्वेश्चन के लिए कि 3 लेयर होती क्या है और इन तीनों लेयर का ऑर्डर क्या है, सबसे बाहर क्या है, बीच में क्या है, मिडिल में क्या है, इनर मोस्ट में क्या है. ओके, clear? Let us move on to the next question. Select the statement which is not true for the cell organelle first observed by George Pallet. Now, this particular scientist, he first observed ribosomes. So the question is talking about ribosomes. Can you tell me, are ribosomes membrane bound or non-membrane bound? Ribosomes are non-membrane bound structures, right? And these are of two types. They can be of ATS and 70S. So ATS ribosomes are seen in case of eukaryotes. 70S ribosomes are seen in case of prokaryotes as well as eukaryotes. Now, where in case of eukaryotes? So eukaryotes के बेटा mitochondria and chloroplast जो दो आपके सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेलीज है उनमें 70S राइबोसोम्स का प्रेजेंस देखा गया है. ठीक है. सो लेट अस लुक एट द ऑप्शंस ओवर हियर. राइबोसोम्स के बारे में कौन से स्टेटमेंट क्वेश्चन सेज कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है. सो दे आर कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन. यस, आरएनए एंड प्रोटीन मिलके राइबोसोम्स को बनाते हैं, चाहे वो यूकैरियोटिक राइबोसोम हो या प्रोकैरियोटिक राइबोसोम हो. सेकंड ऑप्शन, कंपोज्ड ऑफ 60S and 40S सब यूनिट्स ओनली. नो, अगर अपन 80S राइबोसोम की बात करें तो इसमें 60S and 40S सब यूनिट होते हैं. 60S is the larger subunit beta and 40S is the smaller subunit. Now, if I talk about the 70S ribosome, इसमें बेटा आपके अगेन दो सब यूनिट है, लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट. लार्जर सब यूनिट इज 50S and smaller सब यूनिट इज 30S. Okay, so this here would be our correct option for this particular question. Let us just go through the other options. So option C, also found in bacteria. Yes, these are definitely found in bacteria. Not surrounded by membrane. Yes, these are non-membrane bound structures. Now let us move on to the next question. Select the incorrect match for the following. First option says perinuclear space, space around nucleus. Now, perinuclear space is the space which is present between the two membranes, outer and inner membrane of the nucleus. Yes, nucleus is a double membrane bound structure. So, this is a perinuclear space, not the space around the nucleus. Okay, so this is an incorrect match. Let us look at the other options also. Chromatin contains DNA and RNA. Yes, chromatin has both of these structures. Nucleoli present in nucleoplasm. Yes, nucleolus we've discussed, which is the site for rRNA synthesis. Nuclear pore is the passage for RNA, for RNA and proteins. Yes, because the replication and transcription it takes place inside the nucleus, and now this mRNA has to go to the cytoplasm to perform translation. So pore helps in this particular passage. Clear? Let us move on to the next question. Which of the following phases of cell cycle takes the maximum duration of cell cycle? Now, for more than 95% of the time of the cell cycle, you will see the cell in interphase stage. It is investing maximum, most of its time in preparing itself for cell division. If I talk about M phase, it is just less than 5% of the total time of the cell cycle. Okay, so this is the thing that you must remember. Let us move on to the next question. Select the incorrect statement from the following. Okay, first option over here says cytokinesis is divided into 4 substages. So now here you must be very attentive that cytokinesis is not divided into 4 substages. It is the karyokinesis.
karyokinesis, the division of nucleus inside the cell, which is divided into four substages. And what are those four substages? Prophase, metaphase, anaphase, and telophase. Okay, so this here becomes my incorrect statement. Second option, mitotic phase is a phase where actual cell division occurs. Yes. M phase is the most dramatic phase where the cell division takes place. Karyokinesis is the process of nuclear division. Yes. Fourth option says M phase is the most dramatic phase of cell cycle. Absolutely correct. Clear? Now let us move on to the next question. Also, beta, for this particular chapter, cell cycle and division, you must memorize the diagrams, the images of different stages of cell cycle, whether it is prophase, metaphase, anaphase, or telophase. So, diagram based questions can also be asked in your NEET exam. Match the column type of question. So here they've given the substages of prophase 1. So in zygotine stage, there is a formation of synaptonymal complex. There is synapsis, which results in formation of a bivalent or a tetrad. If I talk about diplotin, in diplotin, the synaptonymal complex is dissolved because now the cell will be entering metaphase 1. It will mark the after diplotin there will be dikinesis, which will mark the end of prophase 1. Okay. Pectin stage. So here in Pectin stage, there is exchange of genetic material between homologous chromosome. Recombination will take place. There will be usage of recombinase enzyme. Leptotin basically is the first stage of prophase 1 where the chromosome condensation begins. Okay. सो आपको इन्हीं क्वेश्चंस जो आज हमने डिस्कस किए उनके अराउंड अगर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो जो आपके साथ असाइनमेंट शेयर किया जाएगा अगर आप उनको प्रैक्टिस करते हो सो यू विल बी हैविंग अ वेरी गुड होल्ड ऑन दीज टू चैप्टर्स so I hope you enjoyed today's session and you found it very informative. So students, all the best for your NEET exam, and see you in the next session. All the best.